अरे वाह। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा ममता सरकार पर तंज कसा। मैंने एसआईआर पर एक लेख पढ़ा है। पश्चिमी बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में यह आसानी से हुआ है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया, कहीं और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट नहीं बनी। सुबह 3 बजे चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर की नोटिफिकेशन नहीं निकली है। लेकिन सीजेआई ने फिर पलटकर कहा कि अन्य राज्यों में भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ राज्यों में एसआईआर के बाद वोट संख्या बढ़ गई है। क्या ये बंगाल को टारगेट किया गया या सिर्फ क्लीन अप है? ये 24 मार्च को जो सुनवाई हुई वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिखाई दी। ये बड़ी दिलचस्प एसआईआर की सुनवाई थी और ममता बनर्जी एक एक करके अगर आप देखेंगे कोर्टों के हर एक मोर्चे पर हारती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ही अब इसका चुनाव पर बहुत असर आपको ना दिखे, लेकिन ये मान लीजिए कि ममता बनर्जी का जो आभा मंडल था, जो तमाम चीजें थी कि वो कोर्टों में जाके लड़ रही हैं, वो सड़कों पर भी हासिल कर लेती हैं और कोर्टों पर भी हासिल कर लेती हैं, वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको एक और खबर कि ममता बनर्जी ने कल कहा कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग पर उनको हमले का कोई बहाना चाहिए था। चुनाव आयोग की एक छोटी सी गलती ने उनको यह मौका दे दिया। तो नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आपके साथ आज धीरेन्द्र पुंडी। ममता बनर्जी के इस नए खेल पर और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को झाड़ पड़ी है, उस पर बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से बंगाल में अब बम मिलने शुरू हो गए हैं। बंगाल में चुनाव आयोग पर अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी टूट रही थी। अधीर रंजन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि चुनाव आयोग नाकाम साबित हो गया। यानी अभी चुनाव के लिए खेल अभी शुरू हुआ है। उधर ममता बनर्जी इस पूरे खेल में चुनाव आयोग और अब धीरे से न्यायालय पर भी इशारा कसती हुई दिख रही है, जो कम से कम। इसके साथ साथ कल पूरी तरह से चुनाव की लिस्ट जो 29 लाख लोगों की है वो है, डाउनलोड हो रही है। लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी इस बात की नहीं मिल पाई कि क्या कितने लाख लोगों के नाम इसमें उड़ गए हैं। यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के लिए जो 60 लाख लोग थे, उनमें से 29 लाख लोगों को अब इसमें नाम आए हैं। अब इनमें से कितने डिलीट किए गए हैं, ये बताने का अभी कोई डिटेल पूरी नहीं आई है। जैसे ही आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कल जो हुआ अदालत में वो बहुत दिलचस्प है। वो ये बता रहा है कि किस तरह से एक सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ चुकी है, उसके बाद कानून क्या करता है ये भी देखने की बात है। क्योंकि एसआईआर एक ऐसा हो गया कि जैसे जैसे जो जो हनुमान बदन बढ़ावा तो सुरसा अपना मुंह फैलावा, तो सुरसा अपना मुंह फैलाते चले जाती है अगर जैसे जैसे भगवान हनुमान अपना आकार बढ़ा रहे हैं। यानी आप देखिए एसआईआर पर कब बिहार का इलेक्शन भी हो चुका, वहां मुख्यमंत्री बन भी चुके और मुख्यमंत्री बन के हट भी रहे हैं। यानी इसके बावजूद एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। कल बड़ा दिलचस्प हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई एसआईआर दूसरे राज्यों में तो आसानी से हुआ, मैंने एक लेख पढ़ा है पश्चिम बंगाल को छोड़ के सब जगह बिना किसी बाधा के ये संपन्न हुआ। सीजेआई ने सीधा सवाल किया कल वो मंगलवार में जब एसआईआर पर वहां जो चल रहा था। तो इसके बाद जैसे ये टिप्पणी हुई, क्योंकि वो लॉजिस्टिक ये जो सुनवाई चल रही है, ये लॉजिस्टिक चिंताओं पर जो दलीलें हैं उनको सुन रहे थे कि भाई इसके बाद राज्य की तरफ से जो वकील आपने देखा हुआ कल्याण बनर्जी हैं, वो तुरंत उन्होंने पलटवार किया कि भाई बंगाल में कुछ घटनाक्रम असामान्य थे। उनके अनुसार चुनाव आयोग ने किसी भी राज्य में इस प्रक्रिया के दौरान यानी एसआईआर के दौरान कोई तार्किक विसंगति सूची पेश नहीं की है, ना प्रकाशित की। ये असामान्य समय पे उन्होंने प्रशासनिक अधिसूचनाएं जारी की है और ये भी कहा कि जिस तरह से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, सुबह 3 बजे वहां मुख्य सचिव का ट्रांसफर किया जा रहा, ये पश्चिमी बंगाल के अलावा कहीं नहीं हुआ। तो इस पर सीजेआई ने तुरंत कहा कि भाई पश्चिम बंगाल तो छोड़ा, लेकिन ये बात तो अन्य राज्यों में भी समस्याएं आई और लेकिन कई जगह पर संशोधन अभियान के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। तो और कुछ राज्यों में समस्याएं शायद बंगाल से ज्यादा थी, उन्होंने ये भी कहा। तो बनर्जी ने फिर से मतलब सरकार जो ममता है वो
कम नहीं है, वो लगातार है कि ये संख्या पिछले 20% जो ये वृद्धि है संख्या की, ये जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2002 के बाद जनसंख्या बढ़ी है। 20% की वृद्धि कोई चिंता की बात नहीं, ये बायोलॉजिकल नहीं है। आप ये समझिए किस किस जिलों में जो 22 से 23%, 34%, ये इस तरह की जो संख्या बढ़ी थी मतदाताओं की, उसको लेकर बहस बता रहे, उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया। आप सोचिए सरकार कितनी तैयारी के साथ है। ममता बनर्जी घुसपैठियों के वोटों को बचाने के लिए जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, वो आपको अदालती रिकॉर्डों में दिखेगा, वो आपको अखबारों में या उसमें नहीं दिखाई देगा। वहां जो बहस के दौरान वो जो बोलती है, उनकी सरकार बोलती है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरह की लड़ाई ममता बनर्जी घुसपैठिए वोटर्स को बचाने के लिए लड़ रही है उनकी सरकार। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बल्कि बाकायदा जयमाला बागची और जो सीजेआई है उनकी बेंच में जब चल रहा है, तो उन्होंने तो ये तक कहा कि भाई आप न्यायिक अधिकारियों को देखिए जिनको हमने दावे के निपटारे का काम सौंपा है, मतलब इलाहाबाद हाई उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट और उसने उड़ीसा और झारखंड से मदद ली हुई है। 705 न्यायिक अधिकारी इस काम में रात दिन लगे हुए हैं, 300-300 400-400 केस को वो फाइल कर रहे हैं, डेली क्लियर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको एहसास है, हमने न्यायिक अधिकारियों पर 45 दिन के भीतर 16 लाख मामलों को पूरा करने के लिए कितना ज्यादा दबाव डाला, उन्होंने टिप्पणी की। तो बनर्जी क्या कह रहे हैं, कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं कि हाँ, ये अभियान की गति अमानवीय है। उन्होंने अपनी दलील को दोहराया कि इस तरह का अभियान चलाने के लिए 2 से 3 साल लग सकते हैं। यानी वो मांग रहे हैं कि साहब अब छोड़ दीजिए, 2-3 साल में पूरा हो जाएगा, तब देखेंगे, अभी इनको वोट डालने दीजिए, जितने हैं ये सब डाल लेंगे और इससे फिर सरकार बन जाएगी, फिर देख लेंगे। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि साहब ये जो है, जस्टिस बागची ने कहा कि ठीक बात है, लेकिन इससे बंगाल में बड़ी अनोखी चुनौतियां आई हैं, लेकिन हम मतदाताओं के अधिकार की रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर है कि हमने इस मुद्दे की अनोखी प्रवृत्ति पे ज्यादा ध्यान न दें, हम सुनिश्चित करेंगे कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है उसमें तो वोट दी जाए। वो कह रहे कि अब इस पर जो है श्याम दीवान जो थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा साहब लंबित मामले से चुनावी कार्यक्रम पर असर पड़ेगा और राजनीतिक पार्टियों के जो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, ऐसे 14 लोग इस समय एजुकेशन कमेटी उसमें है, उनका नाम जो एजुकेट करने की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम है। अगर उस समय सीमा से पहले वो अगर नहीं करते हैं तो वो मतलब ये उनकी समय सीमा जो चुनाव में मतदान वो दाखिल करने की होती है अपनी उम्मीदवारी, नॉमिनेशन फाइल करने की, उससे पहले अगर उनका नाम ये क्लियर नहीं हुआ तो उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन मतदान से 7 दिन पहले मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना बहुत जरूरी है। और पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को है। तो सीजेआई ने इनका जवाब दिया, सीजेआई तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आपकी ये जो आपत्तियां दिख रही है ना, ये कोई लीगल मसला नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का है, इसीलिए आप जाइए और इनको कलकत्ता हाई कोर्ट को सुनाइए, इन्होंने कहा। और ये राजनीतिक पार्टियां दावे को जल्दी निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ये दरअसल 10 मार्च को जो उनका आदेश था कोर्ट का, उस आदेश के संबंध में थी, क्योंकि उन्होंने कहा था 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को जल्दी से निपटाने के लिए जितने ज्यादा न्यायिक अधिकारियों की तैनाती करनी है वो कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुजॉय पॉल इस प्रक्रिया को संचालित वाले अधिकारियों के खिलाफ जो वो अधिकारी निर्णय लेते हैं उनके खिलाफ सुनवाई के लिए मौजूदा या पूर्व न्यायाधीश जो है उनकी भी एक विशेष अपीलीय वो पीठ गठित कर सकते हैं। और आपको मालूम है ये ट्रिब्यूनल 13 के करीब ज्यादा वो गठित किए जा चुके हैं। यानी अब जो लिस्ट बन के आई है जो अभी 29 लाख है, अगर इनमें से जिन लोगों के नाम कटे हैं वो अपनी आपत्ति को इनके सामने 15 दिन के अंदर जाकर दर्ज भी करा सकते हैं, उस पर फिर दोबारा ये एक अलग से प्रक्रिया की गई है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां लंबित हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का उद्देश्य, यानी बार बार कोर्ट ये कह रहा है ममता बनर्जी जिस जगह पर जाकर बात करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट उससे पहले कहीं तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां लंबित हैं,
लेकिन हमारी पूरी कोशिश और पूरी ताकत इस बात पे लगी हुई है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मतदाता सूची है वो सटीक रहे, उसको आप बिना किसी उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा, और ममता बनर्जी सरकार को मुझे लगता है हाल फिलहाल में जितनी कोर्टों में झाड़ पड़ी है, इतनी शायद ही किसी प्रदेश सरकार को इतनी झाड़ पड़ी हो। लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि इन सब झाड़ के बावजूद अगर वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाए, अगर उनको अवैध घुसपैठियों की एक बड़ी संख्या या जो मुस्लिम मतदाताओं को जिनको लाके बसाया गया फिर मतदाताओं में तब्दील किया गया, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनकी जो उनका जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, अगर उन सबको नजरअंदाज करके उनको वोट डालने दिया जाए कहीं भी किसी भी हिस्से में, तो एक सीट भी आ जाएगी तो वही कीमती होगी। आपको मालूम भी है कि अभी एक चैनल ने वो पूरा वीडियो वो भी दिया है, पूरा एक पूरा उन्होंने सर्वे निकाला है और उसका पोलिंग का, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि वो 12% मतदाताओं के अनिश्चित होने की बात कर रहा है और इसके बावजूद वो 135 से 40 ममता बनर्जी को दे रहा है और उधर 100 से 98 से शायद 105 तक उसमें दे रहा है। यानी ये खेल भी शुरू हो चुका है कि 12% मतदान अभी पता नहीं है, वो लोग कह रहे पता नहीं है, और आप ये मान के चल रहे कि कोई भी राज्य में वहां सरकार ऐसे ही आ जाएगी। दरअसल ये खेल अभी आपको कहीं दिखेंगे, यूट्यूब पर भी दिखेंगे, चैनलों में भी दिखेंगे, अखबारों में भी दिखेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है इस समय अटेंशन मिल जाए, इस समय उनके यूट्यूब को व्यूज मिल जाए, ये सब चलेंगे। लेकिन अभी ये जो लड़ाई है ये ग्राउंड पर लड़ी जानी है। ममता बनर्जी भी इस बात को समझ चुकी कि उन्होंने अपना बहुत कुछ टाइम अदालतों में खोया है, इसीलिए वो अदालत के किसी फैसले को अब बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रही हैं, वो जमीन पर निकल चुकी है। आप देखेंगे भवानीपुर में आज उन्होंने जो कल उनको अपना चुनाव प्रचार भी है, तो उन्होंने एक साथ 24-25 जगह पर जिन आयोग की अध्यक्ष थी, जिन तमाम चीजों की अध्यक्ष थी, उन सबसे भी इस्तीफा दिया है। उसके बाद वो चूंकि चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन आज उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज थी, जो इधर अदालत से उनको झाड़ पड़ रही है, उधर उनको एक थोड़ी सी खिड़की मिली है, वो भी चुनाव आयोग की गलती की वजह से। आप सबको मालूम है चुनाव आयोग ने केरल में एक जो नोटिस भेजते हुए उस पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह छप गया, यानी कमल छप गया, और इतना तो बहुत है। और वैसे भी एक बड़ी ग्रीव मिस्टेक है, इसमें कोई वो नहीं है कि कैसे चुनाव आयोग के किसी ऑफिशियल लेटर पे कोई पार्टी का वो चिन्ह छप सकता है। लेकिन ममता बनर्जी इंतजार कर रही थी कई दिन से, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने इसको लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कैट इज आउट ऑफ बैग, बाहर निकल आई है बिल्ली। अब वो बिल्ली कौन है? वो कह रही है कि साहब जो चुनाव भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रही है, ये बात वो लगातार मैं कह रही थी और अब ये साबित हो गई है। पश्चिम बंगाल की उन्होंने फिर कहा, एयरपोर्ट पे उन्होंने दरअसल पत्रकारों से कल बातचीत की थी, देर शाम में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लेटर पर भाजपा के स्टाम्प से ये बात साबित हो गई कि कौन सी पार्टी पर्दे के पीछे से आयोग को कंट्रोल कर रही है। अब सामने आया है कैट इज आउट ऑफ द बैग। अखबार की उन्होंने एक फोटो दिखाई, उन्होंने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि पर्दे के पीछे से खेलने की जरूरत नहीं है, खुल के सामने आओ, हम सब आपसे लड़ेंगे। और ये दरअसल पूरा लड़ाई जो है वहां चल रही है और इसी दौरान अलग अलग जगह, क्योंकि अब बंगाल पूरी तरह खेल पर चला आया है। अब वहां आपको वो सब दिखने लगेगा, हिंसा की सारी कहानियां भी हो सकता है अब थोड़ी देर में आने लगेंगी। हम भी अब आपको 1-2 दिन बाद वहीं से मिलना शुरू हो जाएंगे, वहीं से आपको रोज सुबह कहीं और से लाइव करेंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज कल हुई है कि बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में एक ही घर से उनको 22 देसी बम मिले हैं और घर का मालिक लापता है। अब वो आपको भी मालूम है किस पार्टी के बम होंगे, क्या होंगे, वो सब चीजें हैं। और अभी तो खैर ये देखा जाएगा कि इन बमों से वो क्या करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस भी अभी पूरी लड़ाई में कूद रही है। अगर हम आपको बताएं, अधीर रंजन चौधरी को पहली बार बयान सुन रहे, हालांकि कांग्रेस ने 294 सीटों पर लड़ने की सबसे पहले घोषणा की थी, वो अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं दे रही है। बाकी सब पार्टियां अपने उम्मीदवार देके फारिग हो चुकी हैं, क्योंकि अब दिन बचे नहीं है, लोग जा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करना शुरू करेंगे, तो उस सब पे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भाई चुनाव आयोग ने खुद चुनाव से पहले खुद को ही नाकाम साबित कर दिया। हर दिन वो हमेशा
ये हमें यकीन दिला रहे कि हम देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अभी हमें वोटर लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं, कितने वोटर वैध वोटरों के नाम हटाए गए, कितने वैध वोटर के नाम जोड़े गए, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर चुनाव आयोग ये कह के पल्ला झाड़ लेता है कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो वो फिर देखेंगे, ये लोग कह रहे हैं तो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो जो लिस्ट आई है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि लिस्ट आने पे अभी तक ये पता ना चलना कि कितने लोग नाम डिलीट हुए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कल जो हम लोगों ने परसों रात भी जब मैंने आपको ट्वीट करके बताया था, और उसमें 10:30 बजे तक सीईओ जो है परसों रात ये सुनाते रहे, विवेक अग्रवाल, उन्होंने पूरी रात के 10:30 बजे, 9 बजे से शुरू हुई थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उन्होंने ये तो बताया कि 29 लाख नाम क्लियर हुए, और ये भी तय है कि ये जो आने वाला शुक्रवार है इस तक वो सारे नाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू लगे हुए हैं, ये माना जा रहा। मतलब क्लियर होने का मतलब ये नहीं पता उनमें से कि कितने हटे हैं, कितने के नाम उसमें जुड़े रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में 60 लाख नाम फंसे हुए थे। तो 29 लाख अगर कल हो गए हैं क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 31 लाख अभी बचे हुए हैं, जिनको वो फ्राइडे तक, उनको ऐसा उम्मीद है। लेकिन उन्होंने कहा ये हमारी उम्मीद है, हमको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। तो लगातार अगर इस मामले को आप देखेंगे तो वो मामला कंटिन्यू चल जरूर रहा है, लेकिन ये मुझे भी बड़ी हैरानी है कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लाख लोगों के नाम हैं। अब मुझे लगता है वो लिस्ट जब कल डाउनलोड भी हो चुकी, सब जगह आ चुकी, तो हम लोगों को शायद जब हम लोग आपको बोलेंगे तब तक आ चुकी होगी। मैं अलग अलग जगह उसको चेक भी कर रहा हूं कि किसी उसमें आई हो या किसी, चूंकि अलग अलग जगह पर तमाम सूचियां गई हैं, लेकिन अब बंगाल के चुनाव आयोग के पास कंप्लीट अगर एक साथ आ गया होगा तो उसमें से शायद वो आज ये बता पाए कि कितने लाख लोगों के नाम हटे हैं, क्योंकि सबकी निगाह उसी पर है। देखिए, जो लोगों के नाम फंसे हुए हैं वो अगर आ गए तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके नाम गायब हुए वो इस पूरे चुनाव की दिशा बदल रहे हैं। ममता बनर्जी की सांस उन्हीं नामों पर अटकी हुई है जो कट रहे हैं, राजनीतिक सांस की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी में भी आपको मालूम है काफी अंदर खाने इस समय एक दूसरे के खेमे के साथ बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। हालांकि इस बार अभिषेक बनर्जी काफी ज्यादा युवाओं को टिकट दिलाने में कामयाब हुए, यहां तक कि ये माना जा रहा है कि वो 176 टिकट उन्होंने 50 साल से नीचे के अंडर में दिए। हालांकि बीजेपी भी ये दावा कर रही कि उसने 196 टिकट 55 साल से नीचे के लोगों को दिए हैं। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दिख रही है, ये भी बड़ी बात है। और ममता बनर्जी अपने दम पर, उनकी सबसे बड़ी ताकत भी वही है अपनी पार्टी की, और सबसे बड़ी कमजोरी भी ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने आदमियों के लिए जिस हद तक जाकर वो करती हैं, जिस तरह से वो उनके लिए, चाहे उनको इससे मतलब नहीं है, आपको याद होगा पार्थ चटर्जी हो या तमाम लोग हों जिनके घरों से नोट इतने निकले कि मशीनें उनको गिनने में नाकाम हो रही थी, और अब चुनाव तक आते आते हम लोगों की नजर से या राष्ट्रीय मीडिया की नजर से तो वो हट गया, वो सीन सब हट गए, घरों के अंदर नोटों के अंबार दिख रहे थे, वो सब चीजें गायब हो गई। लेकिन जो बंगाल का वोटर है, जो बंगाल का आदमी है, उसको मालूम है ये पैसा उसकी जेब का गया हुआ है, तो उसको तो, उसके दिमाग से तो ये हटा नहीं ना। हम लोग जो चुनाव की जीत हार का फैसला कर रहे वो हम अभी की सूचनाएं देख के कर रहे हैं, लेकिन बंगाल का आदमी तो पिछले 15 साल के गणित को अपनी जेब में लिए बैठा है, उसके दिमाग में सब कुछ है, वो उन सब के हिसाब पर वोट करेगा। और ममता बनर्जी जानती हैं कि पिछले 5 साल में ये एंटी इनकम्बेंसी और बड़ी होगी, और उसका जो कवर फायर था वो चुनाव आयोग ने काट दिया है। और ऐसा कि उसके राज्य में जो सारे अधिकारी आपको दिखेंगे, उसकी जो ममता बनर्जी, ममता शासन की जो सबसे बड़ी ताकत थी कि वो अपने आप को अपने अधिकारियों पर इतना गालिब कर चुकी थी कि किसी की उनके विरोध में बोलने की या उनके दिए गए आदेश को ना पालन करने की, कि वो इलीगल है लीगल है, इस सब पर कोई सवाल उठाने की शक्ति खत्म हो चुकी। ये पहले भी बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं अक्सर, तो मैं आपको बताता भी हूं कि 35 साल के उस शासन में सबसे पहले उस बंगाल की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इंडिपेंडेंस और राष्ट्र के प्रति जो एक अटैचमेंट है, या जो सेंट्रल, मतलब जो लॉ लीगल और इलीगल के बीच की एक लाइन होती है,
उसको मिटाने में वामपंथी पार्टियों ने सबसे ज्यादा ताकत इस्तेमाल की थी। उसी ताकत का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने और ज्यादा बेहतर तरीके से किया। ममता बनर्जी ने अपने उस जो विपक्ष से उसने हथियार लिया था, खासतौर से वामपंथियों से लिया था, कि किस तरह से आप प्रशासन को पंगु कर सकते हैं, उसको सिर्फ अपने गुलाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उस ताकत को उन्होंने और ज्यादा शार्प किया है। अगर आप बंगाल के तरीके से देखेंगे तो बंगाल में ब्यूरोक्रेसी या तमाम चीजें वन लाइन में चलती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से तमाम अधिकारियों को किया, हालांकि उस पर कल सुनवाई भी हुई थी, मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाया। वहां ये जरूर आया था कि शायद इस पर सवाल उठा है बंगाल में सुजॉय पाल का वो जो थे कि किस तरह से इतने सारे ट्रांसफर चुनाव आयोग ने किए हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कोर्टों के अंदर बुरी तरह से, वहां उनकी सरकार को झाड़ सुननी पड़ती है। कोर्ट उनको रोज, चाहे वो मेट्रो वाला मामला हो जिसमें उन्होंने ये कोशिश की थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस तरह से सरकार को डांटा था कि आप कभी चुनाव के नाम पर, कभी धार्मिक उसके नाम पर, आप विकास के विरोध में खड़ी हुई हैं। मतलब सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, ये सब चीजें कोर्ट कह चुका। हालांकि मुझे लगता है कि कोर्टों की इन बातों को पब्लिक जनता वोटों में कितना बदलती है ये तो अलग है, वो लड़ाई एक अलग जगह है। लेकिन किसी सरकार को कोर्टों में इतनी झाड़ पड़ना ये भी एकदम नई कहानी है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब शायद इस बात को समझती है कि इससे उनको अब यहां से इन कोर्टों से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लिहाजा वो अपने पुराने उस पर लौट आई हैं। और उनके समर्थक भी, उनको मालूम है कि अब सड़कों पर उनको जो करना है उसी के सहारे वोट मिलनी है। समीक भट्टाचार्य तमाम, कल एक और बड़ी दिलचस्पी थी, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने कहा कैसे, क्योंकि उस इतनी सी ही क्लिपिंग चलती रही जिसमें समीक भट्टाचार्य पत्रकारों का जवाब दे रहे हैं ओवैसी के आने का, कि ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ कोई मनभेद नहीं है, यहाँ सबका स्वागत है। जहां तक मुझे लगता है कि वो सवाल इसलिए पूछा गया था, लेकिन सवाल भी बहुत पिन पॉइंटेड नहीं है। वो सवाल था कि क्या ओवैसी के आने से कोई फर्क पड़ेगा। वो आने का मतलब बातचीत है या कुछ है, इस पर पार्टियां कह रही हैं कि देखिए ओवैसी के साथ भी इनको मिलने से वो नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। तो ये अभी देखने की जरूरत है कि क्या वो भाषाई उसका, चूंकि सवाल हिंदी में था, समीक भट्टाचार्य उस पर जवाब दे रहे थे, तो उस पर मुझे लगता है कि आज दोपहर तक हम लोग क्लैरिटी देखेंगे। लेकिन अब चुनाव की जो पूरी, मुझे लगता है कि अब अदालतों की ये लड़ाई जो है ये खत्म हो रही है और अब वो सड़क पर शुरू होने वाली है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस्तीफा देकर वो तमाम चीजें पहुंची हैं, और ममता बनर्जी ने कल जलपाईगुड़ी में भी बड़ा चीज है कि मैं जो कहती हूँ, उन्होंने कल क्रिश्चियनों से भी मुलाकात की। अभी तक उन पर आरोप सिर्फ ये लगता था कि वो मुस्लिम वोटों की सबसे ज्यादा उनके लिए लगी रहती हैं, तो लेकिन कल उन्होंने क्रिश्चियन से भी मुलाकात की और जलपाईगुड़ी में उन्होंने सबसे कहा कि मैं वही करती हूँ जो कहती हूँ, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, सभी धर्मों का आदर करती हूँ, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा, ईद या रमजान, मैं सभी के धर्मों में शामिल होती हूँ। ये मुझे, अच्छा, हाँ, उन्होंने उस पर बोला है, उन दोनों के गठबंधन पर मैं जो कह रहा था वो भी आ गया है कि उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के जो उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर की है, उसके गठबंधन पर उन्होंने कहा था कि ठीक है, वो जो है जो भी आना चाहे वो आ सकता है, असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, वो आके वहां कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव की हिंसा पर देखा जाएगा। लेकिन कल लगातार बंगाल में पुलिस, सीआरपीएफ, ये तमाम चीजें ताकत के साथ हर एक जगह पर बमों की खोज कर रही होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बंगाल में घर में बने हुए बमों का इस्तेमाल चुनाव में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसा कि हमारा कहना होता है, इसमें अच्छा क्यूआर कोड नहीं लगा है, लेकिन आप पेपाल पर भी हम लोगों के साथ सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर हाइप का ऑप्शन आपको मिलता है तो हाइप भी कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।